नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप चौधरी और मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत के इतिहास की श्रृंखला में हम चल रहे थे और इतिहास की श्रृंखला में हम अब तक जो पहुँचे हैं वो पहुँचे हैं मौर्यों तक। मौर्यों के काल में संस्कृति कैसी थी, मौर्यों का प्रशासन कैसा था, इन चीज़ों को हम एक अगले वीडियो के माध्यम से एक साथ में बताऊंगा। मौर्यों का, शुंगों का और कुछ एक जो संस्कृति होगी वो कई कालों की मैं एक साथ आपको बता दूंगा। एक अशोक के अभिलेखों को भी उसी के साथ में आपके मेंशन करूंगा। अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं ब्राह्मण वंश के बारे में। और ब्राह्मण वंश में दो राजवंश बड़े प्रसिद्ध हुए और इन दोनों ने ही मगध के पाटलिपुत्र पर शासन किया, जिनमें पहले आए शुंग वंश और शुंग वंश को समाप्त करने के बाद आया कण्व वंश। ठीक है, इन दोनों राजवंशों को हम समझेंगे। पहले शुंग वंश आएगा। शुंग वंश का जो शासक था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, वह मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ का अमात्य था। अमात्य यानी कि प्रमुख मंत्रियों में से एक। तो जो भी अमात्य होता था उसके पास पावर्स ज़्यादा होती थी और अमात्य के राजा जो था वो सलाह माना करता था क्योंकि वो उसका प्रधान मंत्रियों में से एक होता था। तो ये जो शुंग वंश था इसकी नींव जो थी वो एक सेनापति के रूप में डेवलप हुआ था पुष्यमित्र शुंग, और बाद में मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ को उसने मारा और शुंग वंश की नींव डाली। शासन चलता रहा। पश्चिमोत्तर भारत पर यवनों का आक्रमण हो रहा था और यवनों के आक्रमण को रोकने का श्रेय भी इसी शुंग वंश को जाता है, जिसमें पुष्यमित्र शुंग ने संभवतया 2 बार या फिर कई इतिहासकारों के अनुसार 1 बार यवन आक्रमण को विफल किया था। उस यवन आक्रमण को विफल करने के लिए बताया जाता है कि पुष्यमित्र शुंग का पोता वासुमित्र किनसे लड़ा था? यवनों के साथ लड़ा था और संभवतया यवन पराजित हुए। कई इतिहासकारों के अनुसार ऐसा नहीं था। कई इतिहासकार कहते हैं कि यवन जो थे वो पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे और बहुत बड़े क्षेत्र को उन्होंने जीत लिया था, लेकिन वो पराजित हुए। पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को पराजित किया और उस दौरान बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ लोग चिढ़ गए। उसका एक कारण था। उसका कारण ये था कि जैसे ही बृहद्रथ जो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिए हुए था उसकी हत्या एक ब्राह्मण शासक द्वारा की गई, तो बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे और जो मठाधीश थे उनको ये लगा कि अब जो ब्राह्मण शासक बनेगा तो वो ब्राह्मण जो सभ्यता है या ब्राह्मण कल्चर है उसको स्टार्ट करेगा और बौद्ध धर्म को क्षति पहुंचाएगा। और कुछ लोग जो थे वो यवनों से जा मिले। अब यवन एक विदेशी शक्ति थी। पुष्यमित्र शुंग यह सहन नहीं कर सकता था। पुष्यमित्र शुंग ने सीधे ही चढ़ाई कर दी उन यवनों पर। अब यवनों के साथ कुछ बौद्ध भी थे, इसलिए कुछ बौद्ध मठ भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिए गए। तो इतिहास में बौद्ध धर्म के जितने भी इतिहासकार हुए उन्होंने पुष्यमित्र शुंग को एक बौद्ध का धर्म का संहारक या बौद्ध धर्म को परेशान करने वाला, बौद्ध धर्म को नष्ट करने वाला शासक के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जबकि वास्तविकता कुछ अलग थी। समझेंगे उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को कि किस प्रकार से शुंग वंश का उदय हुआ, किस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने मगध की सत्ता पर अधिकार किया और उसकी आवश्यकता उस समय पे क्या रही थी। देखें, भारत के नक्शे में ये चीजें आप देख रहे हैं। पाटलिपुत्र यहाँ है और यवनों का शासन पहले यहाँ हुआ करता था, लेकिन जैसे ही केंद्रीय सत्ता भारत की कमजोर हुई और अशोक के बाद के जो उत्तराधिकारी आए तो उन्होंने अपने राज्य का बंटवारा कर लिया, एक को पूर्वी राज्य और दूसरे को पश्चिमी राज्य। दशरथ ने पाटलिपुत्र वाला हिस्सा लिया और माध्यमिका वाला हिस्सा जो था वो समप्रति ने लिया। इस तरह से मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया। जालौक कश्मीर का राजा बन गया था और वीरसेन जो था वो सिंधु के आसपास के क्षेत्रों का शासक बन गया था। ये मौर्य वंश के समय की बात है। बृहद्रथ जब शासक बना तो मौर्यों की सीमाएं और घट गई और मौर्य इतने कमजोर हो गए। उसका कारण था कि एक तो मौर्य बौद्ध धर्म में आस्था रख रहे थे, दूसरा अशोक ने सैन्य कार्यक्रम करना बंद कर दिया। उसके उत्तराधिकारियों ने समय की परिस्थितियों को ध्यान नहीं रखा और सेना को मजबूत नहीं बनाया। उस समय बृहद्रथ का जो सेनापति था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। यहाँ पे क्या कंडीशन चल रही थी कि यवन लगातार भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करते आ रहे थे और यवनों के ज्यादातर जो गुप्तचर थे वो बौद्ध मठों में रहने लगे थे। वो बौद्ध भिक्षु का रूप ले लेते थे और यहाँ की
जानकारियों को कहाँ भेज देते थे? यवनों के पास भेज देते थे, यानी दूसरे देश की शक्ति के पास भेज देते थे। अब एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण, एक जिम्मेदार सेनापति होने के कारण पुष्यमित्र शुंग को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यवन हमारे देश पर अधिकार कर लेंगे। सिकंदर हमारे देश को जीत नहीं पाया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी आसानी से भारत पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को सैन्य निरीक्षण करने के बहाने अपने साथ ले गया और उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह से बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम राजा, इसकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके और पाटलिपुत्र पर या मगध पर किस वंश का शासन शुरू किया? शुंग वंश का शासन शुरू किया। अगर मैं बात करूं शुंग वंश की जानकारी कहां से मिलती है, तो ये यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि शुंग वंश से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ रहे हैं, कौन कौन से अभिलेख रहे हैं। तो शुंग वंश की जानकारी सबसे पहले हमें मिलेगी पुराणों से। अब आप पूछेंगे कि कौन से पुराण में इनकी जानकारी मिलती है, तो मत्स्य पुराण में इनकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा विष्णु पुराण में भी इनकी जानकारी मिलती है और आपके ठीक है, मत्स्य और विष्णु और वायु पुराण में भी इनकी जानकारी मिलती है। मोस्टली जो इनके लिए प्रॉपर अगर आपसे पूछा जाता है तो मत्स्य। विष्णु पुराण में केवल इतना मिला है कि मौर्य वंश के जो शासक था उसको पुष्यमित्र शुंग मारेगा। उसके बाद मत्स्य पुराण और वायु पुराण में शुंगों की जानकारी प्रमुख रूप से मिलती है, जिसमें सबसे ज्यादा जो जानकारी मिलेगी वो मत्स्य पुराण में मिलेगी। मत्स्य पुराण में शुंग और सातवाहन राजवंश की जानकारी मिलती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पुराणों से इनकी जानकारी मिलती है। और पुराणों में किस प्रकार की लैंग्वेज लिखी गई है कि पुष्यमित्र शुंग आएगा और वह 36 वर्ष तक शासन करेगा। कितने वर्ष तक? 36 वर्ष तक शासन करेगा। तो इसकी हत्या कब की गई? 184 बीसी में। और 184 बीसी में से 36 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 148 बीसी। तो यानी पुष्यमित्र शुंग का जो शासनकाल रहा वो 184 से 148 बीसी रहा। यानी इस डिजिट को आप थोड़ा चेंज कर लें, याद रख लेंगे। तो पुष्यमित्र शुंग का शासन 184 से 148 रहा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि पुष्यमित्र शुंग कौन था? पुष्यमित्र शुंग कौन था? एक सेनापति, यानी वो 4 था, ठीक है। और राजा कौन था? 8 वाला। अब इसने क्या किया? सत्ता अपने हाथ में ले ली, ये खुद बन गया 8 और उसको हटा दिया, वो 4 ही रख दिया, ठीक है। अब यहां क्या कंडीशन हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने जैसे ही बृहद्रथ की हत्या की, तो एक शासक की हत्या करना कोई छोटी बात नहीं थी दोस्तों। एक शासक की हत्या करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उस जमाने में बहुत सारे लोग इस पुष्यमित्र शुंग के समर्थक रहे होंगे और कुछ लोग बृहद्रथ के भी समर्थक रहे होंगे, जिनमें से एक बृहद्रथ का सचिव था जो बृहद्रथ का सपोर्टर रहा, बृहद्रथ का समर्थक रहा, वह पुष्यमित्र शुंग का विरोधी रहा। अब पुष्यमित्र शुंग ने जैसे ही शासक बना तो इस सचिव को बंदी बना लिया दोस्तों। क्या किया? पुष्यमित्र शुंग ने इसको सचिव को बंदी बना लिया। जैसे ही सचिव को बंदी बना लिया तो इसका एक साला था जिसका नाम था यज्ञसेन। क्या नाम था? यज्ञसेन। वह विदर्भ में, विदर्भ कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। तो विदर्भ में वह अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेता है, यानी वह पुष्यमित्र शुंग के विपक्ष में एक सरकार स्थापित कर देता है। कहां पर? विदर्भ में। कौन? यज्ञसेन, ठीक है। तो वो कंडीशन हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम केवल जानकारी की बात कर रहे हैं कि जानकारी कहां से मिली, तो पुराणों से मिली। दूसरी जानकारी कहां से मिली? तो दूसरी जानकारी आपके मिलती है बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित से। हर्षचरित। और हर्षचरित में बाणभट्ट जो है वो पुष्यमित्र को लिखता है अनार्य। अनार्य लिखने का तात्पर्य यह नहीं था कि यह आर्य नहीं था। अनार्य उसने इसलिए लिखा था कि इसने अपने राजा को अपदस्थ करने के लिए उसको छल पूर्वक मारा था, इसलिए उसने इसे अनार्य कह दिया, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो जानकारी मिलेगी वो बौद्ध ग्रंथों से मिलेगी, बौद्ध साहित्य से भी इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा मालविकाग्नि मित्रम, ये ग्रंथ आपने सुना होगा कालिदास का,
तो मालविकाग्नि मित्रम में जो अग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्रम की जो एक कहानी है, मालविका एक राजकुमारी होती है और अग्निमित्र राजकुमार होता है। अग्निमित्र किसका बेटा होता है? पुष्यमित्र शुंग का ही बेटा होता है। तो उसकी जानकारी मिलती है कालिदास की इस रचना में, मालविकाग्नि मित्रम में। तो यहां से मालविकाग्नि मित्रम में पुष्यमित्र शुंग की जानकारी भी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हरिवंश नामक ग्रंथ में भी, हरिवंश नामक ग्रंथ में भी किसकी जानकारी मिल जाती है? पुष्यमित्र शुंग की जानकारी मिल जाती है। और हरिवंश जो ग्रंथ है वो पुष्यमित्र को कहता है औदभिज। औदभिज, औदभिज का मतलब होता है अचानक ऊपर उठने वाला। क्या कहता है? अचानक ऊपर उठने वाला। इसका मतलब है कि पहले ये एक सेनापति था और बाद में क्या बन गया? शासक बन गया, तो अचानक से ऊपर उठ गया। तो इसलिए इसने इसके लिए कौन सा शब्द उपयोग में लिया है? हरिवंश में औदभिज शब्द उपयोग में लिया है। इसके अलावा इसे कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। क्या बताया है? हरिवंश में इसे कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, और इस कालिदास ने, जो कालिदास है, इसने भी इस पुष्यमित्र शुंग की जानकारी दी है। बौद्ध साहित्य में इसकी जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का संहारक कहा जाता है, यानी बौद्ध धर्म को समाप्त करने वाला या बौद्ध धर्म को प्रभावित करने वाला, बौद्ध धर्म को परेशान करने वाला, इस तरह के जो है इसके बारे में मिलता है, पुष्यमित्र शुंग के बारे में। तो ये तो बात हुई जानकारी की। अब हम बात करेंगे कि पुष्यमित्र शुंग का शासन किस प्रकार से शुरू हुआ और पुष्यमित्र के क्या अचीवमेंट रहे, क्या उपलब्धियां रही, क्या इसने प्राप्त किया। थोड़ा समझिए कि मैंने आपको एक जानकारी दी थी स्टार्टिंग में कि जैसे ही पुष्यमित्र शुंग ने किसको मारा? बृहद्रथ को मारा, तो कुछ एक लोगों ने गुटबंदी करके उसके सचिव का साथ दिया। ठीक है, सचिव पुष्यमित्र शुंग का विरोधी था। उसका क्या नाम था यह नहीं मिलता इतिहास में। इस सचिव का एक साला था जिसका नाम था यज्ञसेन। ठीक है, ये यज्ञसेन जो है, जब इस सचिव को बंदी बना लिया गया तो यज्ञसेन कहां का शासक बन गया दोस्तों? विदर्भ का शासक बन गया। कहां का राजा बन गया? विदर्भ। विदर्भ कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, यहां का ये शासक बन बैठा। इस यज्ञसेन का ही एक निजी संबंधी, यानी इसका एक भाई लगता था जो परिवार में से ही था, उसका नाम था माधव सेन। क्या नाम था? माधव सेन। ये माधव सेन जो था ये पुष्यमित्र शुंग के पुत्र, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का नाम क्या है? अग्निमित्र। इस अग्निमित्र का दोस्त था, यानी कि मित्र था। अग्निमित्र का मित्र कौन था? ये माधव सेन था। और विदर्भ का राजा कौन था? यज्ञसेन था। और यज्ञसेन का क्या लगता था? माधव सेन भाई लगता था। और अग्निमित्र कहां का राजा बना रखा था पुष्यमित्र ने? विदिशा का राजा। विदिशा कहां पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश। एक चीज ध्यान रखेंगे, शुंग वंश का एक प्रधान केंद्र रहा था उस जमाने में विदिशा। ठीक है, यह चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो विदर्भ जो था, यहां का राजा यज्ञसेन क्या करता है? इस माधव सेन को बंदी बना लेता है क्योंकि वो इसका मित्र था। और अग्निमित्र से यह मांग करता है कि आप मेरे जीजा को या तो छोड़ें, अन्यथा मैं इस माधव सेन को नहीं छोड़ूंगा। तो अग्निमित्र सीधे ही अपने सेनापति को आदेश देता है। इसके सेनापति का नाम था वीरसेन। इस वीरसेन को आदेश देता है कि सीधे ही विदर्भ पर आक्रमण कर दिया जाए। और विदर्भ पर आक्रमण किया जाता है और विदर्भ के युद्ध में यज्ञसेन की मृत्यु हो जाती है। यज्ञसेन पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद माधव सेन को विदर्भ का आधा राज्य प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, माधव सेन को अग्निमित्र विदर्भ का आधा राज्य दे देता है। यानी विदर्भ किसके कंट्रोल में आ चुका था? पुष्यमित्र शुंग के कंट्रोल में आ चुका था। तो विदर्भ को प्राप्त करने का श्रेय किसको जाता है? अग्निमित्र को जाता है। ठीक है, तो विदर्भ का ये जो युद्ध था, ये संभवतया जब ये गद्दी पर बैठा था पुष्यमित्र शुंग, उसी जमाने में हुआ होगा। यानी विदर्भ का युद्ध कब हुआ होगा? 184 बीसी के आसपास ही विदर्भ का युद्ध हुआ होगा। ठीक है, क्लियर है? तो पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ को भी अपने राज्य में मिला लिया था। अब पुष्यमित्र शुंग का एक दरबारी पुरोहित था
जिसका नाम था पतंजलि। सुना होगा आपने ये नाम, योग दर्शन के प्रणेता रहे हैं पतंजलि। तो ये पतंजलि इनके पुरोहित थे और पुष्यमित्र शुंग ने अपना अश्वमेध यज्ञ किया था। क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ किया था। तो अश्वमेध यज्ञ में इसने अपने अश्व छोड़ा था और वो अश्व जो था वो सिंधु नदी तक पहुंच गया था। कहां पहुंच गया था? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी ये है, पाटलिपुत्र से छोड़ा गया, सिंधु नदी तक वो अश्व पहुंच गया। जब सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में वह अश्व पहुंचा तो वहां पर उसको यवनों के द्वारा पकड़ लिया गया। और जब यवनों के द्वारा उसे पकड़ा गया तो पुष्यमित्र शुंग का एक पोता था जिसका नाम था वासुमित्र। तो ये जो वासुमित्र था ये उस घोड़े को अपने साथ लेके गया था और यवनों ने जब उसे कैद कर लिया तो वासुमित्र ने उनके साथ लड़ाई लड़ी और वासुमित्र ने यवनों को पराजित कर दिया। ठीक है, इस तरह का इसने एक अश्वमेध यज्ञ किया। उसके बाद इसने अपने शासनकाल के अंतिम समय में भी एक और अश्वमेध यज्ञ किया था। यानी पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और इसके साम्राज्य में पाटलिपुत्र, साकेत, पांचाल, साकल, साकल जो सियालकोट पाकिस्तान में वर्तमान में वहां तक का क्षेत्र यानी सिंधु नदी तक का ये क्षेत्र आता था, इधर मगध तक का क्षेत्र आता था, उत्तर में हिमालय तक का क्षेत्र आता था और दक्षिण में विदर्भ तक का क्षेत्र इसके कंट्रोल में आता था। ठीक है, यानी काफी बड़ा राज्य जो था वो शुंगों के अधीन हुआ करता था। ठीक है, इस तरह का इसका सीन उस जमाने में रहा था। अब यहां पे थोड़ा सा समझें, मैंने आपको बताया कि पुष्यमित्र ने जैसे ही बृहद्रथ की हत्या की तो बौद्ध जो भिक्षु थे वो संभवतया उस समय कुछ बौद्ध भिक्षु, सारे नहीं, कुछ बौद्ध भिक्षु जो शंकित थे पुष्यमित्र शुंग से, उनको लगता था कि पुष्यमित्र हमें नुकसान पहुंचाएगा, वो संभवतया यवनों से जा मिले। और यवनों का उस समय का नेता था डेमेट्रियस और ये सीधे ही भारत पर चढ़ाई कर देता है। डेमेट्रियस ने अपनी सेनाओं को 2 भागों में बांटा। पहली सेना का नेतृत्व स्वयं ने किया और दूसरी सेना का नेतृत्व सौंपा था मिनांडर को। मिनांडर हम अभी बाद में इनका पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। तो डेमेट्रियस जो यवनों का नेता था उसने पहले सेना का नेतृत्व स्वयं ने संभाला और दूसरी सेना का नेतृत्व किसको सौंपा? मिनांडर को। और पहली जो सेना थी वो मध्यमिका कहाँ है? ये वर्तमान में चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। ठीक है, चित्तौड़ में। तो ये उस समय का प्रधान केंद्र था। तो वो माध्यमिका होता हुआ इधर से मथुरा होता हुआ और सीधे कहाँ आ गया? पाटलिपुत्र पहुंच गई पहली सेना। दूसरी सेना जो मिनांडर के नेतृत्व में थी वो मथुरा से पांचाल, साकेत इनको जीतते हुए पाटलिपुत्र तक जा पहुंची। संभवतः यह युद्ध तब हुआ होगा जब पुष्यमित्र शुंग प्रॉपर रूप से शासन को अपने हाथ में नहीं ले पाया होगा। यानी इसने शासन तो संभाल लिया था लेकिन उस समय राज्य में कई जगह विद्रोहों की स्थिति बनी हुई होगी, क्योंकि मौर्य साम्राज्य से लोगों की एक आस्था जुड़ चुकी थी, क्योंकि मौर्यों ने सबसे पहले भारत की केंद्रीयकृत सत्ता का गठन किया था और ऐसी केंद्रीयकृत सत्ता का गठन करने वाले के अयोग्य शासक को मारकर किसी दूसरे वंश द्वारा एक शासन पर आधिपत्य कर लेना लोगों को ये कुछ पचा नहीं, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया होगा और उसका फायदा यवनों ने उठाया और डेमेट्रियस अपनी सेनाओं को लेकर कहां पहुंच गया? पाटलिपुत्र। परंतु पुष्यमित्र शुंग ने अपनी बहादुरी को दिखाते हुए इस डेमेट्रियस की सेना को पराजित कर दिया। इस तरह से पुष्यमित्र के समय हुआ यवन आक्रमण भी असफल हुआ। यह यवन आक्रमण कैसा हुआ? असफल हुआ। ठीक है, अच्छा, मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित कौन था? पतंजलि था। पतंजलि ने योग दर्शन दिया था। थोड़ा यहां बता देता हूं पतंजलि के बारे में। योग तो दर्शन दिया था, इसके अलावा एक पुस्तक लिखी थी महाभाष्य। कौन सी पुस्तक लिखी थी इसने? महाभाष्य नामक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, किसने? पतंजलि ने। ओके, तो महाभाष्य किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है, जो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी पर ही आधारित है। व्याकरण की, संस्कृत के व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है और वो किसने लिखी?
पाणिनि ने लिखी, और पाणिनि की पुस्तक पर आधारित ही है महाभाष्य जो पतंजलि ने लिखी थी। इसी पतंजलि ने योग दर्शन दिया था, इसी पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञों को भी करवाया था। ठीक है, तो अब पुष्यमित्र शुंग की अगर हम बात करें तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, सबसे पहले पाटलिपुत्र पर अधिकार किया, उसके बाद विदर्भ को इसने जीता, उसके बाद यवनों को इसने पराजित किया, इसके बाद इसने अश्वमेध यज्ञ किया, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, जो इसके ऊपर एक टैग लग चुका था बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाने का, उस टैग को हटाने की कोशिश की और 84,000 स्तूपों में जो अशोक ने बनवाए थे, 84,000 स्तूप किसने बनाए थे, अशोक ने बनाए थे, ऐसा बताया जाता है कि इसने उनको तोड़वा दिया था। लेकिन पुष्यमित्र शुंग द्वारा सांची और भरहूत के स्तूपों की बेस्टनी का निर्माण किया गया। जो सांची और भरूच के स्तूप हैं, सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में है और भरूच का स्तूप भी मध्य प्रदेश में है, इन दोनों की बेस्टनी का निर्माण किया गया और इनकी बेस्टनी इतनी बड़ी है, यानी कि तोरण द्वार और इसकी परिधि चारों तरफ से वो इतनी बड़ी थी कि उसका कार्य, उसका जो पूरा काम था वो लगभग 100 वर्षों तक चला होगा। तो इतना बड़ा काम अगर 100 वर्षों तक चला होगा तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने नहीं बनवाई इनकी बेस्टनी, पुष्यमित्र शुंग के किसी उत्तराधिकारी ने बनवाई थी। अगर वो बनवाता तो ये काम तो पूरे 100 वर्ष चला था, तो ये पुष्यमित्र शुंग के बीच में अगर उसको तोड़वाई देता तो फिर वो कैसे चलता आगे काम। तो यानी सांची और भरूच के स्तूपों की बेस्टनी का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। इस आधार पर इसे बौद्ध धर्म का शत्रु कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने सांची और भरूच के स्तूपों का निर्माण कराया था। हालांकि जब कुछ बौद्ध भिक्षु जब यवनों से जा मिले थे तो उस टाइम पे इसने घोषिता जो राम है, घोषिता राम बिहार है, ये कहाँ पे, कौशाम्बी में, कौशाम्बी में इसको नष्ट कर दिया था। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। संभवतः यहाँ बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को इसने दंड दिया और उस बिहार को नष्ट कर दिया जो बहुत पुराने जमाने का था, महाजनपद काल का था। ठीक है, ये पुष्यमित्र शुंग पर एक आरोप है। इस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग ने काफी बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। इस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग का शासन पूरा हुआ और इसने पूरे 36 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे अगर बात करें कि पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे राज्यपाल कौन कौन से थे, तो पुष्यमित्र शुंग का विदिशा का राज्यपाल था इसका सबसे ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम था अग्निमित्र, अग्निमित्र को बना रखा था। इसके बाद यदि मध्य देश की बात करें तो मध्य देश पर इसका प्रॉपर खुद का शासन था। उसके बाद यदि हमें साकेत की बात करूं तो साकेत पर इसके बेटे धनदेव का शासन था। किसका शासन था, धनदेव का शासन था। ठीक है, इस तरह से इसने अपने ही राजकुमारों को क्या बना रखा था, उपराजा बना रखा था या राज्यपाल बना रखा था। जैसे उस टाइम पे जब बिंदुसार शासक था तो अशोक और सुशीम, अशोक उज्जैन का था, सुशीम तक्षशिला का था, मतलब यानी कि राजकुमारों को ही क्या बनाया जाता था, उपराजा या राज्यपाल बनाया जाता था। ठीक है, तो वो प्रोसेस पुष्यमित्र शुंग ने भी फॉलो किए, यानी पुष्यमित्र शुंग ने उन्हीं प्रोसेस को फॉलो किया जो मौर्यों के समय पे ज्यादातर चल रहे थे, उन्हीं को फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद पुष्यमित्र के बाद शासक बनता है अग्निमित्र। अग्निमित्र की जानकारी कौन से युद्ध में मिलती है, कौन से ग्रंथ में मिलती है, तो वो मालविका अग्निमित्रम है जो कालिदास ने लिखा। अग्निमित्र का प्रेम प्रसंग मालविका नाम की एक राजकुमारी से हो जाता है और पुष्यमित्र शुंग इसका विवाह उस मालविका से नहीं करवाते हैं क्योंकि मालविका एक श्रेष्ठ कुल से नहीं थी, ये ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मणों में इस तरह की परंपरा रही है कि कोई भी किसी भी कुल से किसी भी स्त्री का विवाह अपने किसी पुत्र के साथ नहीं कराते थे। तो अग्निमित्र का विवाह नहीं हुआ। बाद में जब इसे मालविका की पूरी जानकारी, उसकी हिस्ट्री खुली कि वो एक राजवंश से बिलोंग करती थी, तो बाद में अग्निमित्र का विवाह उस मालविका नाम की राजकुमारी से हुआ, जिस पर कालिदास ने पूरा एक ग्रंथ लिखा है मालविका अग्निमित्रम, जो इन दोनों पे डिपेंडेंट है। तो अग्निमित्र पहले विदिशा का क्या रहा था, उपराज्यपाल रहा था, राज्यपाल रहा था या उपराजा रहा था और बाद में पाटलिपुत्र का शासक ये बन जाता है। अग्निमित्र के बाद कई शासक बने और इसी वंश में एक शासक बना भागवत या भागभद्र, भागवत या
भागभद्र। ये अग्निमित्र की शाखा में ही आगे चल के एक शासक बना, जो पाटलिपुत्र का शासक बना, शुंग वंश का ये राजा था। इसके समय एक यवन था जिसका नाम था हेलियोडोरस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेलियोडोरस। ये कहां आ जाता है? विदिशा आ जाता है। कहां आ जाता है दोस्तों? विदिशा आ जाता है। और विदिशा आकर के ये भागवत धर्म को मानने लगता है। भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म, यानी भगवान विष्णु की जिसमें पूजा की जाती है, उसको ये मानने लगता है। कौन दोस्तों? हेलियोडोरस। जब हेलियोडोरस इस चीज को मानने लगता है तो बाद में इसी हेलियोडोरस द्वारा विदिशा में बेस नगर में एक गरुड़ स्तंभ और एक गरुड़ ध्वज स्थापित कर दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि विदिशा के बेस नगर में गरुड़ स्तंभ या गरुड़ ध्वज की स्थापना किसने की, तो वो हेलियोडोरस ने की, जो भागवत धर्म से संबंधित था। गरुड़ किसका वाहन होता है? भगवान विष्णु का वाहन होता है। इसलिए गरुड़ स्तंभ या गरुड़ ध्वज की स्थापना किसने की थी? हेलियोडोरस ने। और ये स्वयं भी भागवत हो गया था और ये भागवत धर्म को मानने लग गया था। जबकि जाति से कौन था? यवन था। कौन था? यवन। यवन कौन होते थे? इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी। जो यूनानियों के जो वंशज भारत में रह गए थे वो हिंद यूनानी कहलाए, इंडो ग्रीक कहलाए, जिन्हें यवन कहा गया बाद में। ठीक है, जिसमें डेमेट्रियस, मिनांडर जो अभी मैंने बताए थे वो हम बाद में उनको पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से भागभद्र के बाद इस वंश में जो इस वंश का अंतिम राजा हुआ उसका नाम था देवभूति या देवभद्र। ऐसा बताया जाता है कि यह एक स्त्री लोलुप व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? स्त्री लोलुप व्यक्ति था। और यह किसी अपनी दासी की पुत्री के साथ संबंध में था और उसी का फायदा उठाकर इसके अमात्य का नाम था वासुदेव। इस वासुदेव ने इस देवभूति की हत्या कर दी और वासुदेव ने कण्व वंश की नींव डाली। अब यहां थोड़ा सा समझिए कि मैंने आपको बताया था कि बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। और कौन से वंश की नींव डाली थी? शुंग वंश की नींव डाली थी। इसी प्रकार से इस पुष्यमित्र शुंग के किसी वंशज देवभूति की हत्या किसने की? इस वासुदेव ने की। और कौन से वंश की नींव डाली? कण्व वंश की। यानी पुष्यमित्र शुंग का जो वंश था, पुष्यमित्र क्या था? बृहद्रथ का एक अमात्य था और इसने सत्ता हत्या करके अपने हाथ में ली थी। किसकी हत्या की थी इसने? बृहद्रथ की। और बाद में इसके पौत्र की हत्या किसने की? वासुदेव ने। और वासुदेव भी इसका कौन था? अमात्य। ठीक है, और उसने सेम प्रोसेस करके इसकी हत्या कर दी। यानी कि इस वंश, ये जो शुंग वंश था, ये ऐसा एकमात्र शासक था जो हत्या करके शासक बना था। हत्या करके तो क्या बना था? शासन हाथ में लिया और हत्या द्वारा ही चला भी गया। तो भारतीय इतिहास में ऐसा कौन सा राजवंश था जिसने हत्या करके अपने हाथ में शासन को लिया और हत्या करके ही वो शासन चला भी गया था? तो वो शुंग वंश था। और शुंग वंश ने मौर्य वंश को समाप्त किया था और शुंग वंश को कण्व वंश ने अपदस्थ किया था, हटा दिया था, समाप्त किया था। कण्व वंश भी एक ब्राह्मण वंश था जिसका संस्थापक वासुदेव हुआ था। ठीक है, कण्व वंश का संस्थापक कौन हुआ था? वासुदेव, जिसका शासन रहा था 9 वर्ष। अगर मैं शुंग वंश की बात करूं तो शुंग वंश का शासन हुआ था 184 से 75 बीसी तक। शुंग वंश का शासन 184 बीसी यानी ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक शासन रहा था। और यदि मैं कण्व वंश की बात करूं तो इनका शासन 75 से 30 बीसी तक रहा था। यानी मात्र 45 वर्ष तक ही कण्व वंश का शासन रहा था। और इस कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। कौन था? वासुदेव था, जिसने मात्र 9 वर्ष शासन किया था। यानी 75 से 66 बीसी तक इसका शासन रहा। उसके बाद दो राजा और इसके बाद हुए और इस वंश का अंतिम शासक हुआ सुशर्मा। कौन हुआ? सुशर्मा। और इस सुशर्मा को अपदस्थ किया था सातवाहन शासक सिमुक ने। सुशर्मा को अपदस्थ किसने किया? सिमुक, या कई इतिहासकारों ने इसे सिंधुक भी नाम दिया है, सिंधुक। और इस सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। ठीक है, तो सातवाहन भी एक ब्राह्मण वंश था जिसको हम आगे समझेंगे। तो यहां ध्यान रखें, शुंग वंश जो 184 से 75 बीसी रहा था, इसका संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था।
ठीक है। और इसका अगर अंतिम शासक पूछे शुंग वंश का तो वो कौन था, देवभूति या देवभद्र, ठीक है। अगर इस वंश में आपसे पूछे कि बेसनगर में हेलियोडोरस ने जो गरुड़ स्तंभ या गरुड़ ध्वज स्थापित करवाया था वो किसके समय करवाया था, तो वो शुंग वंश का राजा भागवत या भागभद्र था। उसके समय हेलियोडोरस एक यवन जो था उसने भागवत धर्म को अपनाया और भागवत धर्म से संबंधित एक गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ को कहां पे स्थापित करवा दिया था, बेसनगर में, जो विदिशा में है। विदिशा कहां पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग इस शुंग वंश का पहला राजा था, संस्थापक था, और देवभूति इस वंश का अंतिम राजा था। शुंग वंश इतिहास में एकमात्र ऐसा राजवंश है जिसने हत्या करके ही शासन हाथ में लिया था और हत्या करके ही इनकी वो शासन चला भी गया। बाद में कण्व वंश का शासन हुआ। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की। कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था और वासुदेव 9 वर्ष शासन करता है, उसके बाद इसके बेटे शासन करते हैं। और इस वंश का अंतिम राजा कौन हुआ, सुशर्मा। सुशर्मा को मार दिया सिमुक ने या सिंधुक ने और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। इस प्रकार से हम जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो सातवाहन वंश होगा। पुष्यमित्र शुंग को उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। पुष्यमित्र के समय की क्या कंडीशंस रही थी, उन कंडीशंस को आप समझे होंगे कि पुष्यमित्र शुंग, अगर हमें ओवरऑल एक बात करूं तो एक देशभक्त शासक उस जमाने में हुआ। इसको लगा था कि अगर मैंने बृहदत्त को अपदस्थ नहीं किया तो ऐसी कंडीशन में हमारे देश पर यवन अधिकार कर लेंगे। और इसने जो पुराणों में, जो प्राचीन परंपराओं में ब्राह्मण को ये धर्म, ब्राह्मण का एक धर्म बताया गया है कि जब उसे लगे कि देश खतरे में है तो उसे अपनी देश की सुरक्षा के लिए अपने अस्त्र शस्त्रों को हाथों में उठा लेना चाहिए। तो उसने वही पुराणों की परंपराओं को, वही प्राचीन गौरव की परंपराओं को आगे बढ़ाया था पुष्यमित्र शुंग ने, और उस ऐसे शासक को अपदस्थ किया था जो हमारे देश पर किसी दूसरे देश का आधिपत्य स्वीकार करने के लिए तैयार था। और ऐसे महान देशभक्त पुष्यमित्र शुंग ने, अगर कई लोग अगर इनका विरोध करें कि भाई बौद्ध धर्म को इन्होंने नुकसान पहुंचाया था, तो वो बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाया था, बिल्कुल ये माना जाएगा। लेकिन उसकी कंडीशन हम समझेंगे कि बौद्ध जो जितने भी मठ थे उनमें बहुत सारे यवन जो जासूस थे वो घुस चुके थे, वो बौद्ध बन के वहां रहने लगे थे। तो उन लोगों को भगाना, उन लोगों को दंड देना, उनको हमारे देश से निकालना, ये कहीं भी अनुचित नहीं था। राष्ट्रहित में इसने ये काम किया था। और बाद में जब इसे लगा कि भाई मेरा जो कैरेक्टर है उसे बौद्ध, एंटी बौद्ध माना जा रहा है, तो इसने उसको संतुलित करने का प्रयास किया। और सांची और भरूच के स्तूपों में जो वेस्टनी का निर्माण करवाया गया था वो इसका एक महत्वपूर्ण जो है उदाहरण है, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इन्हें शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ये तो पुण्य का काम है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, B.R. अम्बेडकर जी ने भी कहा है। तो इसलिए शिक्षा को दूर दूर तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, सभी को शेयर करें। अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। जैसे ही वीडियो डलेगी सीधे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को क्लिक नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।